सभी को नमस्कार। बाबू सोहराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं SCL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग। आज हम MA फाइनल इकोनॉमिक्स के अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का जो न्यू क्लासिकल जो थ्योरी है उसका प्रोफेसर हेबल का उसका लास्ट पार्ट है। जब खत्म कर जाएंगे इसको, लास्ट पार्ट इसको बड़ा सिद्धांत है इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें 2-3 पार्ट में किया है। तो इसके अंतर्गत मैं बताया आपको कि प्रोफेसर हेबल का जो सिद्धांत है ये इसके जानना कि इसकी गुणों में हम लेंगे, इसकी अच्छाई में लेंगे कि ये सिद्धांत स्थिर बढ़ती और घटती अवसर लागत पर आधारित है। यानी कि सिद्धांत को हम स्थिर, बढ़ती और घटती, स्थिर अवसर लागत, घटती अवसर लागत और बढ़ती अवसर लागत, तीनों ही स्थितियों के अंतर्गत किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से दोनों देशों को स्थिति प्राप्त होने पर उत्पादन करेंगे और उससे लाभ कैसे होगा, इस बात का हमने अध्ययन किया है। आज तीसरा है जो घटती अवसर लागत एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। घटती अवसर लागत एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि घटती अवसर लागत मतलब क्या है? बढ़ता उत्पादन, उत्पादन में वृद्धि होना, ठीक है, बढ़ते उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी कि घटती अवसर लागत के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। और मैंने बताया कि घटती अवसर लागत के अंतर्गत जब हम दो देशों का अध्ययन करेंगे तो ये क्लियर इसमें इसके अंतर्गत भी कि दोनों देशों का जो उत्पादन संभावना वक्र है या दोनों देशों की जो अवसर लागत है वो समान नहीं होनी चाहिए, वो समान नहीं होनी चाहिए। हमने उसके अध्ययन किया था। ये जाना कि घटती अवसर लागत का डायग्राम इस तरह से बनेगा जो मूल बिंदु के उन्नतों से होता है, जैसे तटस्था होकर के आगे होती है, यानी कि मूल बिंदु की तरफ उभरा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये घटती अवसर लागत है जिसमें हम जब एक वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करते जाएंगे और दूसरे के उत्पादन में कमी करेंगे तो जाना कि वो उत्पादन जो कमी होगी वो लगातार घटती जाती है, लगातार घटती जाती है। इस कारण से क्या घटती इस तरह से लगती है। तो जाना कि दोनों देशों का जब इसका बराबर होगा, जाना कि ए और बी का स्लोप जो है, स्लोप अगर इक्वल होगा, जाना कि बराबर होगा, यानी कि अवसर लागत बराबर होगी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव नहीं होगा। इसलिए हेबल ने बताया कि दोनों की जो हमारा अवसर लागत है यानी अवसर लागत जो है डिफरेंट होनी चाहिए। देश ए का मान लेते हैं, देश बी का मान लेते हैं, ठीक है। तो कि इस डायग्राम को देख के स्पष्ट है, डायग्राम को देख कर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इसका बी का देश का मान लेते हैं, इसका ए का मानेंगे तो ये एक्स वस्तु है या वाई वस्तु है, तो देश बी है वस्तु एक्स के उत्पादन में, देश ए वस्तु वाई के उत्पादन में विशिष्टता रखता है। तो इसी के आधार पर हम डायग्राम बना रहे हैं। यानी कि ए बी ये है देश ए का उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है। और यहाँ पर इस डायग्राम के अंतर्गत हम डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को हम क्लियर देखेंगे। डायग्राम में OX अक्ष पर एक्स वस्तु को लिया गया है, OY अक्ष पर वाई वस्तु को लिया गया है। ए और बी ये रहा देश ए का उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है। और A1 और B1 यानी कि ये रहा ये देश बी का उत्पादन संभावना वक्र है। ताकि दोनों का ढाल अलग अलग है, दोनों का स्लोप अलग अलग है, यानी कि दोनों की अवसर लागत अलग अलग है। इस कारण से दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा। कितना होगा हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखते हैं हम डायग्राम के दोनों देशों के ढाल को देख के हम बता सकते हैं, दोनों देशों के ढाल को देख के हम बता सकते हैं कि देश ए जो है वस्तु वाई के उत्पादन में और देश जो बी है वस्तु एक्स के उत्पादन में विशिष्टता रखता है। यानी कि देश ए वस्तु एक्स का उत्पादन में कमी करनी चाहिए और देश एक वस्तु वाई के उत्पादन में वृद्धि करके विशिष्टता प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा। यानी कि ए जो हमारा बी है देश ए का, ई और ई जो है ये ई रेखा जो है घरेलू विनिमय अनुपात रेखा है, स्पर्श रेखा है, जो इस ए बी उत्पादन संभावना वक्र को इस आर बिंदु पर काटती है, आर बिंदु पर स्पर्श करती है, आर बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो ये आर बिंदु पर स्पर्श कर रही है, ठीक है। तो ये देश ए का उत्पादन बिंदु है। A1 B1 देश बी का उत्पादन संभावना वक्र है जिसको F जो है घरेलू विनिमय अनुपात की रेखा है अर्थात स्पर्श रेखा है, वो बिंदु S पर स्पर्श कर रही है, यानी कि देश बी का ये उत्पादन का बिंदु है, ठीक है। तो हम इस उत्पादन बिंदु से देखते हैं कि देश जो बी है वस्तु एक्स के उत्पादन में ज्यादा विशिष्ट रखता है, ज्यादा उत्पादन हो रहा है देश ए में, तो वाई के उत्पादन विशिष्ट रखता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद में यानी कि दोनों देश मिलकर दोनों देश अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद में दोनों देश ए और B1 ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विनिमय की शर्त है। A-B1 इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विनिमय की शर्त पर रहते हैं और ध्यान रखिए इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विनिमय की जो शर्त है इस शर्त पर यह शर्त दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्र से ऊपर की तरफ स्थित है। अतः ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए देश ए जो है
उसको वाई उत्पादन की वस्तु में विशिष्टता प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए, और देश बी को वस्तु एक्स के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए। इससे दोनों देशों को लाभ होगा, दोनों देशों को फायदा होगा। ये घटती अवसर लागत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तीसरी स्थिति है जो प्रोफेसर हेबल ने बताई थी। देखिए ठीक है, ये हमारे डायग्राम के द्वारा हम स्पष्ट कर रहे हैं। ये आपका न्यू क्लासिकल थ्योरी जो प्रोफेसर हेबल का है अवसर लागत सिद्धांत का, ये आपको कंप्लीट हो गया है। इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे सिद्धांत गुण और दोष। कई बार हम सवाल पूछता है कि सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ठीक, ये समीक्षा कीजिए या विश्लेषण कीजिए। यानी कि उस स्थिति में जब हमें आलोचनात्मक व्याख्या पूछता है, समीक्षा करवाता है या हमें विश्लेषण करवाता है या गुण दोष हमसे पूछता है, तो हमको उसकी अच्छाइयां बतानी है, उसकी बुराइयां बतानी है। सिद्धांत में कमियां क्या है, मतलब कमियां क्या है सिद्धांत में। जो अच्छाई है सबसे, इसमें क्या है, अब तक जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं है ना कि 2 या 2 से अधिक साधनों पर आधारित है। इस मामले में 2 साधनों को लिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ एडम स्मिथ और रिकार्डो ने एक ही साधन को लिया है, 2 साधनों को लिया है समग्र पूंजी को, इसलिए सिद्धांत उसकी तुलना में बेटर है दोनों की तुलना में। कि तीनों स्थितियों पर आधारित है, स्थिर, बढ़ती और घटती लागतों पर आधारित है। मुझे लगता है कि जहां एडम स्मिथ का सिद्धांत, रिकार्डो सिद्धांत दोनों स्थिर अवसर लागत की स्थिति पर हम डिपेंड उनका अध्ययन किया था। ये सिद्धांत तीनों स्थितियों पर आधारित है, स्थिर अवसर लागत, बढ़ती लागत और घटती अवसर लागत। इस कारण से उसकी तुलना में दोनों सिद्धांतों की तुलना में ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है, इजी है। विश्लेषण जो है सरल, हमने देखा कि ज्यादा कठिन विश्लेषण नहीं है। साधन प्रतिस्थापन पर आधारित है, साधनों की प्रतिस्थापनता पर आधारित है कि एक साधन की जगह दूसरे साधन का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से या वस्तुओं के उत्पादन में लाभकारी कैसे होता है, कि किस प्रकार से हम वाई क्या बताया कि मैंने कि जब हम देश जो ए है वाई के उत्पादन में विशिष्ट रखता है तो एक्स के उत्पादन के साधनों को वाई पर लगा देता है। खैर प्रतिस्थापन पर आधारित है, इस कारण से सिद्धांत अच्छा ही है, ज्यादा गुण है। अब सिद्धांत में कमियां क्या है, दोस्त क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, जो देख लेते हैं। पहला साधनों की पूर्ति की उपेक्षा, ना कि ये साधनों की पूर्ति की बात कहीं नहीं करता है। सीधी हम ये बात करते हैं कि 2 देश हैं और दोनों देश में एक विशिष्टता रखता है, उत्पादन शुरू कर देंगे। ना कि अब ऐसी स्थिति में 2 देशों की आकृति किस तरह की है, कौन सा देश बड़ा है, कौन सा देश छोटा है, किस देश की कितनी डिमांड है उस वस्तु की, कितनी कैपेसिटी उसके उत्पादन करने की है, ठीक है। साधनों की पूर्ति कितनी किस देश में, हालांकि ये साधनों की पूर्ति पर कहीं ध्यान नहीं देता है, उसकी बात का नहीं करता है, इसलिए सिद्धांत में कमी है। अवास्तविक मान्यताएं, जो हमने असेंडेंस देखी थी ना, वो सारी मान्यताएं अवास्तविक हैं, व्यवहारिकता पर नजदीक नहीं है। जैसे पूर्ण रोजगार की स्थिति, इसमें साधनों के पूर्ण रोजगार की बात की, जो भी अवास्तविक मान्यता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, ठीक है, कि सारे साधनों पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या, समरूप वस्तुएं साधनों की कीमत दी हुई है। स्थिर टेक्नोलॉजी है, उसको कांस्टेंट मान लेता है। तकनीकी स्थिर, हम जानते हैं कि तकनीकी में परिवर्तन होते रहते हैं, ये स्थिर तकनीकी की बात करता है, ठीक है। साधनों की पूर्ति स्थिर, साधनों की जो पूर्ति है, सप्लाई जो है, लगता है कि ये सिद्धांत जो है उनको कांस्टेंट मान लेता है। साधनों की पूर्ति स्थिर है, जितनी है स्थिर है, केवल 2 देशों पर ही आधारित है, ठीक, जो 2 से अधिक देश की आधारित नहीं है, केवल 2 ही वस्तुओं पर आधारित है, देखिए 2 ही वस्तुओं पर आधारित है। और लास्ट में कमी क्या है, एजेंडन्स में नहीं थी, स्वतंत्र व्यापार, फ्री ट्रेड, यानी कि सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है, यानी कि सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है व्यापार के ऊपर। और मैंने आप जानते हैं कि आज की तारीख में हम देखें या पहले भी देखें 1930 के बाद, तो विशेष रूप से इनका इस चीज का जो संरक्षण है, प्रोडक्शन है या सरकारी हस्तक्षेप का विशेष महत्व बढ़ गया है, ठीक है, कि भुगतान संतुलन को पक्ष में करने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से, या आर्थिक उच्चावचनों को दूर करने के लिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, सभी तरीके से हम देखें तो सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। और ये जो मैंने बताया कि हम जहां भी क्लासिकल न्यू क्लासिकल की बात करते हैं, क्लासिकल न्यू क्लासिकल शुरू से सभी ये कहते हैं कि इस वक्त फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फ्री ट्रेड और प्रोडक्शन की बात करेंगे, हम मुक्त व्यापार और संरक्षण की बात करेंगे कि मुक्त व्यापार किसे कहते हैं, संरक्षण किसे कहते हैं, ठीक है। मुक्त व्यापार जो है उससे फायदा क्या है, संरक्षण से फायदे क्या है, नुकसान क्या है, दोनों से क्या, तो इनकी हम बात करेंगे। जैसे अपना इतना ही बता रहे हैं कि इसने फ्री ट्रेड की बात की है कि सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है, अर्थात सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई रोक नहीं लगाती है, कोई अलग से कोई इसका हस्तक्षेप नहीं करती है। फ्री ट्रेड की हम बात करते हैं, तो ये इस सिद्धांत की अच्छाइयां हैं, इस सिद्धांत के दोष हैं। ये आपका प्रोफेसर हेबल का अवसर लागत सिद्धांत है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम जो हमारा आधुनिक सिद्धांत है, हेक्सर-ओलेंड सिद्धांत, उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।